नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बन गई और एकनाथ साहब बन गए। वो साहब जो उन्होंने शायद 24 घंटे पहले कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब ये यथार्थ है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे सरकार तो बना लिए और भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सहयोग मिल गया, लेकिन जब वो सदन में जाएंगे और अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल करेंगे तो उनके उन समूह में शामिल लोगों को किस गुट का कहा जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के पुत्र, जिनको बाला साहब की विरासत का एक नैसर्गिक अधिकार मिला हुआ है ऐसा माना जा सकता है, उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। आतापर्यंत मी गेले 2-2.5 वर्ष लाईव्हच्या माध्यमातून माझ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेशी किंवा त्यांच्या चरणी सादर करत आलेलं आहे। साहजिकच आहे, सगळ्यांना आणि आपल्याला सुद्धा माझ्याकडनं सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरती, घडामोडीवरती एक प्रतिक्रिया काय उत्सुकता असतात। पहिल्या प्रथम मी नवनिर्मित सरकारचं कालच अभिनंदन केलेलं आहे आणि सरकारकडनं महाराष्ट्राचं भलं व्हावं हीच एक अपेक्षा ही सर्वसाधारण नागरिकांप्रमाणे पण आहे। एक 2-3 विषय माझ्या मनात आज आहेत जे मी आपल्या समोर जनतेसाठी मांडू इच्छितो। ते दिल्यानंतर मुंबईच्या विकासाच्या आड मी येत होतो का? अजिबात नाही। मी त्याला तांत्रिक मार्गाचा पर्याय सुचवला। ठीक आहे, कदाचित त्यांना वाटत असेल त्यांचं बरोबर, मला वाटत असेल माझं बरोबर। माझं म्हणजे माझं नाही, की पर्यावरणवाल्यांच्या सोबत आहे, पर्यावरणाच्या सोबत आहे। आणि जेव्हा असं संभ्रम निर्माण, कदाचित आज पहिल्या प्रथम तुम्हाला माझा चेहरा पडलेला दिसत असेल, कारण मला आज खरंच दुःख झालेलं आहे एका गोष्टीचं। माझ्यावरती राग आहे ना, माझ्यावरती राग काढा, माझ्या पाठीत वार करा, पण मुंबईच्या काळजात कट्यार घुसवू नका, माझा राग मुंबईवरती काढू नका। आरेचा निर्णय त्यांनी जो बदलला त्याने मला खरंच दुःख झालेलं आहे। हा काही कोणाचा खाजगी प्लॉट नाहीये, तिकडे कोणाही बिल्डरला आपण तो आंदण देत नाही आहोत। तिथे जे काही पर्यावरणासाठी आवश्यक असलेलं जंगल आणि वनराई होती, जी एका रात्रीचं खेळ चाल, हे आता त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे। एका रात्रीत झाडांची कत्तल झाली। मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या प्रथम त्या निर्णयाला स्टे दिला होता। स्टे दिल्यानंतर मुंबईच्या विकासाच्या आड मी येत होतो का? अजिबात नाही। मी त्याला कांजूर मार्गाचा पर्याय सुचवला। ठीक आहे, कदाचित त्यांना वाटत असेल त्यांचं बरोबर, मला वाटत असेल माझं बरोबर। माझं म्हणजे माझं नाही, मी पर्यावरणवाद्यांच्या सोबत आहे, पर्यावरणाच्या सोबत आहे। आणि जेव्हा असं संभ्रम निर्माण होतो त्यावेळेला ती गोष्ट टाळलेली बरं, असं माझं मत स्पष्ट आहे। आणि आजही माझं मत त्यांना हात जोडून विनंती आहे की कृपा करून माझ्यावरचा राग मुंबईवरती काढू नका, मुंबईच्या पर्यावरणाशी खेळू नका। तांजूर मार्गाचा जो एक प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे त्याच्यात कुठेही अहंगंड नाही, अहंकार नाही। मी मुंबईकरांच्या वतीने हात जोडून त्यांना विनंती करतोय की आरेचा जो काही आपला आग्रह आहे तो रेटू नका, की जेणेकरून पर्यावरणाला हानी पोहोचेल। तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुस बनके मराठी में क्या कुछ कहा। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसके मुख्य बिंदुओं को हम आप ग्राफिक्स पर पूरी तरह से तस्वीर के तौर पर दिखाते हुए बताते हैं कि मुख्य बातें उन्होंने क्या कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के एक दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। जिस तरह से प्रदेश में सत्ता का खेल खेला गया है उससे लोकतंत्र का मजाक बना है, ये उद्धव ठाकरे ने मुख्य बात कही है। मुझे सीएम की कुर्सी जाने का दुख नहीं है, लेकिन मेरी पीठ में खंजर भोंका गया
खंजर किसने भोंका? शायद वो ये बता रहे थे कि अपनों ने। उद्धव ठाकरे बोले एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने प्रतिक्रिया के तौर पर कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अगर अमित शाह मुझे दिया गया वादा निभाते तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता। ये उद्धव ठाकरे ने तंज के अंदाज में बड़ी बात कही है, जिसे समझना होगा। मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर मत निकालो। उद्धव ठाकरे ने यह क्यों कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। ये मुख्य बात, मुंबई के पर्यावरण से छेड़छाड़ न की जाए, ये उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बात कही है। डिप्टी सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो सेट को आरए में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है क्योंकि आरए में मेट्रो सेट को शिफ्ट किया गया है। मतदाताओं को हो अधिकार की जरूरत पड़ने पर वो उन लोगों को वापस बुला सकें जो मेरे पीठ पर खंजर घोंपे हैं। ये शायद उद्धव ठाकरे कहना चाह रहे थे। मेरे दिल से वो लोग महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते, एक भावपूर्ण टिप्पणी उद्धव ठाकरे ने की है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें हमने आपको हिंदी में ग्राफिक्स के जरिए बताई और अब आप समझ गए होंगे कि उद्धव ठाकरे त्यागपत्र देने के बाद और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो अब नई सरकार चलाना शुरू कर चुके हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संदर्भ में एबी स्टार न्यूज़ पर पहले भी हमने कहा था कि जैसे ही ये सरकार बनेगी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और एक ऐसा फैसला जिसपे मेट्रो सेट की बात थी उसको शिफ्ट आरए में किया गया। ये सरकार बनते ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने तय कर लिया था और ये निर्णय ले लिया गया। हमने आपसे यह भी कहा था कि ये निर्णय इसलिए लिए जाएंगे विश्वास मत हासिल करने तक और उसके बाद, क्योंकि अब इस सरकार को दिखाना है कि बाला साहब का जो सपना था और प्रधानमंत्री मोदी के विकास का जो सपना है या जो नारा है उसको पूरा करना ही है। जो पिछले अघाड़ी सरकार के इन 2-2.25 सालों के दौरान हुआ है उसमें काम के नाम पर बहुत कुछ दिखा, लेकिन जिस सोच के आधार पर पूरे महाराष्ट्र का विकास दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। इसलिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो सरकार, जिसको अभी उद्धव ठाकरे मान्यता देते ही नहीं कि वो शिवसेना के विधायक या शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा सवाल है। हमने आपसे कहा था कि उद्धव ठाकरे अब वो आखिरी पारी खेलेंगे जिसमें एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी और शायद यही कारण था कि देवेंद्र फडणवीस को मना लिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे, लेकिन वो इस समय समझौता करें और सरकार एकनाथ शिंदे को ही चलाने दें, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता, भाजपा का अर्थात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते, तो जिस तरीके से निर्णय लेते ये लोग या इस सरकार के कोई मंत्री, सारा ठीकरा एनसीपी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर ही फोड़ती। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता से 2 सालों से अधिक समय से दूर रही महाराष्ट्र में, वो नहीं चाहती कि बदले हुए माहौल में उसकी स्थिति इस बचे हुए सालों में ज़्यादा खराब हो, जो कि बहुत बेहतर है। अब अगर अच्छा हुआ तो राष्ट्रवाद और मुंबई के लोगों सहित महाराष्ट्र के लोगों के स्वाभिमान को रखते हुए हिंदुत्व के आधार पर जो कुछ भी विकास होगा उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। और फिलहाल शिवसेना की जो वर्तमान स्थिति है, अगर ये स्थिति बरकरार रहती है तो उसका श्रेय शिवसेना को जाएगा। और शायद यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस को यह बयान देना पड़ा कि हाईकमान का आदेश सर माथे पर, और प्रधानमंत्री को यह ट्वीट करना पड़ा कि देवेंद्र ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा है। इससे अब आपको लग गया होगा कि जिस बाला साहब ठाकरे की विरासत से कोई समझौता न किए जाने की बात एबी स्टार न्यूज़ में
बराबर कही गई, उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो स्थिति बद से बदतर हो जाती, वो भी तब जब शिवसैनिक सड़कों पर उतरते। आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि बाला साहब की विरासत के नैसर्गिक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर ये वो बात याद दिलाते हैं जिस बात पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती ही न, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की वो सरकार बनती जिसका जनादेश इन दोनों को मिला था और ये दोनों जीत करके कंफर्टेबल मेजॉरिटी और संख्या के साथ सरकार बनाते। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे के अहंकार ने किस तरीके से इस पूरे मामले को बद से बदतर किया और एक बेमेल समझौता करने को उद्धव ठाकरे आगे बढ़े। शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर, ये करने से पहले अपनी वो बात भूल गए और एवी स्टार न्यूज़ उस बात की चर्चा करके उद्धव ठाकरे को ये बताना चाहता है कि उनसे वास्तव में वो क्या बड़ी गलती हुई थी, जिसका परिणाम कि आज उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि उन्हीं का कोई विधायक जो कभी ऑटो चलाते थे, आज उस देश के एक रिचेस्ट राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जहां भारत की आर्थिक नगरी मुंबई है, और वो एकनाथ शिंदे जो कभी आदेश सुना करते थे उद्धव ठाकरे का और बाला साहब के आत्मा से हमेशा तादाद में बनाने की कोशिश करते थे, जब उन्हें प्रणाम करते थे कि उन्हें नई राह दें, उस पुण्य आत्मा से जिन्होंने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और महाराष्ट्र के विकास पर एक विजन दिया था। आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एकनाथ शिंदे के सामने अब वो चुनौतियां क्या हैं जिसकी चर्चा हम बराबर करते रहे। सबसे बड़ी चुनौती यही है और इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी कदम अब आगे बढ़ाने होंगे वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायक उठाएंगे, वो भी शिवसेना के दायरे में रहते हुए, पार्टी के दायरे में रहते हुए, या कुछ अलग नाम दे करके एक अलग पार्टी जो बाला साहब के नाम को छूती हुई हो उसके लिए, और फिर क्या वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। शायद ये सब बातें उस स्थिति में होंगी जब इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद बनने के बाद रिफ्ट चौड़ी हो जाएगी और वो उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक ऐसा करेंगे। हालांकि जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तब ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के 16 लोगों में भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क साधा है और उसमें ढेर सारी बातें हुई। हमने आपको बताया, जिसकी चर्चा अभी तक भी नहीं हुई है और आगे होनी तय है, कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट जो अभी सार्वजनिक रूप से गुट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच सुलह कराने की कोशिशें और उन कोशिशों के तौर तरीकों पर कई एंगल से और कई तरफ से मंथन तेज हो गया है, लेकिन दरार इतनी गहरी है कि उसको पाटने में अभी समय लगेगा। उद्धव ठाकरे ने आज ये कहा कि अगर उनकी बात मान ली जाती तो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे को 2 साल के बाद ये याद आया कि आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती, शायद जब वो सरकार बनाने के लिए एक बेमेल समझौते के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े, तब वो ये बात सोचने में थोड़ी चूक कर गए, भूल कर गए और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की लालसा और उत्कंठा के कारण वो सब कुछ भूल गए जो बातें उन्हें अब याद आ रही होंगी। लेकिन अब बहुत बातें पुरानी हो चुकी हैं, बहुत बातें आगे बढ़ चुकी हैं। उस बढ़ती हुई बात में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी चर्चा हम आपसे बराबर करते रहे। सवाल यह है कि अगर एकनाथ शिंदे जब विश्वास मत हासिल करने जाएंगे तो वो उद्धव ठाकरे
अर्थात सत्ता पक्ष के शिवसेना के उन सभी सदस्यों के साथ बैठेंगे या अलग, यह भी सोचना अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर उद्धव ठाकरे के निर्देश या शिवसेना के, जिसका दावा उद्धव ठाकरे के पास नैसर्गिक रूप से है, उसके तहत कोई व्हिप जारी किया जाता है, तो 16 वो लोग जो उद्धव के साथ अब भी हैं वो किस तरह से बैठते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जो हैं वो किस तरीके से बैठते हैं विश्वास मत हासिल किए जाने के दौरान, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और सोमवार को जब ये सब कुछ हो रहा होगा, उसके पहले इस चीज को या इस बात को या इस दरार को पाटने की क्या क्या कोशिश होगी, इसके बारे में एवी स्टार न्यूज पर पहले चर्चा हो चुकी है। और वो कोशिश एक बार हम फिर दोहराते हैं कि उद्धव ठाकरे को मना लेने का वो दायरा अब देखा समझा जा रहा है कि कैसे उनके जवान को अब थोड़ा सा लगाम देने के लिए प्रेरित किया जाए, और अगर उनके सम्मान को बचाया जाए बाला साहब की विरासत के साथ जोड़ते हुए, तो किस तरीके से वो ये अप्रत्यक्ष रूप से अब स्वीकार कर लें कि अघाड़ी के साथ जाने में उन्होंने थोड़ी सी चूक और थोड़ी सी गलती की। जी हां, यह बात सुन करके आपको लग रहा होगा, लेकिन एवी स्टार न्यूज जो जानकारी आपको देता है उसके आधार पर घटनाक्रम आगे बढ़ने लगता है। और ये कोशिशें जिस तरीके से तेज होंगी और जितने ही तेजी से उसमें कुछ सफलता मिलेगी, उतने ही तेजी से या तो उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आएंगे या एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान आएंगे। बयान तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी तरफ से दिया जाएगा, लेकिन वो बयान बहुत ही सधे होंगे, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र के विकास की बात होगी और बाला साहब के सपनों के महाराष्ट्र को हकीकत में उतारने के प्रयासों पर जोर होगा। और यही वो जोर है, यही वो ताकत है जिसके दम पर अभी भी उद्धव ठाकरे यथार्थ के कुछ मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में गुरेज कर रहे हैं। शायद इसे आप उनका फॉल्स ईगो भी कह सकते हैं, क्योंकि विरासत में जो नैसर्गिक उत्तराधिकार का भाव छिपा है और मातोश्री में बैठकर या शिवसेना भवन पहुंचकर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए वो सभी सैनिक, शिवसैनिक बाला साहब की यादों में चले जाते हैं और फिर उनका भावनात्मक लगाव उनके वंशजों के साथ, अर्थात उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के साथ हो जाता है। इस वर्चस्व को तोड़ना फिलहाल इतना आसान काम नहीं है, चाहे इसके लिए जो भी राजनीतिक विश्लेषण के तहत यह बात कही जाए कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया जाए। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी अगर सड़कों पर करती हुई दिखी या व्यवहारिक तौर पर इन कोशिशों को वहां की जनता ने देखा, तो यकीन मानिए वहां हिंदू वोटर्स, अर्थात जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करते हैं, उनमें डिवीजन होगा। और इस डिवीजन के, इस बंटवारे के जो भी नुकसान होंगे, वो सारे नुकसान या तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे या तो शिवसेना के, और शिवसेना के ज्यादा होंगे। और उसका पूरा का पूरा फायदा शरद पवार की एनसीपी को होगा, और जो कुछ भी बचा फायदा है वो फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समझ चुके हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे के बयान के बाद, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब फिर एक बार नजरें एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे समर्थक गुट के बीच जो भी बातें चल रही हैं उस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सूरत हाल यह है कि नई सरकार की कमान संभालने के बाद एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से यह कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं वो सब उनके साथ हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे सभी विधायकों के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि वो बाला साहब के सिद्धांतों और बाला साहब के सपनों को साकार करने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। और शायद यही कारण था कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो शपथ में उन्होंने बाला साहब के नाम पर शपथ का पहला पक्ष उन्होंने पढ़ा था। और अब आप समझ चुके होंगे कि एकनाथ शिंदे के सामने वो सारी चुनौतियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी
अर्थात देवेंद्र फडणवीस ये जान और समझ चुके थे कि इन सभी चुनौतियों को पार करके शिवसेना की एक स्थिति पूरे महाराष्ट्र के सामने आ जाए जिसमें अपने अंदरूनी मामले से वो खुद निपटे या उनके विधायक निपटे, उद्धव ठाकरे के साथ किस तरीके से पैचअप करना है, साम्य या वैषम्य बनाना है, ये एकनाथ शिंदे तय करें, उनके साथ जुड़े विधायक तय करें या उद्धव गुट से जुड़े विधायक तय करें या खुद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दखल नहीं देगा। शायद एवी स्टार न्यूज ने आपको तब ये सारी बातें बताई जब ये हो रहा था कि एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में अब तकरार बढ़ेगा। ये जो भी तकरार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब तात्कालिक तौर पर एक त्वरित टिप्पणियां हैं, लेकिन आने वाले समय में शिवसेना बिल्कुल एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रही है। यही करते या किए जाने की दरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता की तरफ से बयान दिया जाएगा कि वो शिवसेना को कमजोर कभी नहीं होने देना चाहेगी, क्योंकि बाला साहब का ये सिद्धांत था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राह पर ही शिवसेना का हर शिवसैनिक आगे बढ़ेगा, चाहे उनके घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब एकनाथ शिंदे पर बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो किस तरीके से कर सकते हैं या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए अगर आज उद्धव ठाकरे ने तल्ख अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई में बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की, अपनी तल्खी, अपनी नाराजगी, अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने की कोशिश की है, तो ये कतई मत समझिए कि ये नाराजगी या तल्खियां अब बहुत ज्यादा दूरियां बना देंगी। तात्कालिक तौर पर ये दूरियां इसलिए ज्यादा दिख रही हैं, इसलिए बड़ी खाई के रूप में दिख रही हैं, क्योंकि 2 सालों में शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के कुछ किए गए फैसलों के कारण ऐसी स्थिति बना दी है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी की सोच एक साथ एक मंच पर एक राह पर दिखे, ये अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन उसका रास्ता चुन लिया गया है और उस रास्ते पर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ेंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान यही चाहता है। इसलिए जो आपने ड्रामे के तहत ये देखा कि किस तरीके से कुछ ही पलों में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई और देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने का निर्देश दिया गया, समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में पैचअप करने और कराने की कितनी बड़ी पिच को तैयार कर दिया गया है। जो भी होगा वो समय लगेगा, लेकिन जो भी जानकारी के आधार पर एवी स्टार न्यूज ने आपके सामने विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया है और जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, ये घटनाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन एक बार हम फिर कहेंगे, इसमें अभी फिलहाल समय लगेगा। क्या होगी वो स्थितियां, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है। लेकिन तब तक, जब तक कि वो स्थितियां न बने, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप हमारे एवी स्टार न्यूज़ पर देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।